अब इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझो। वैसे हमने 11th में कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स किए थे ना, कुछ 70 या 80 टर्म्स किए थे। वो सारे टर्म्स प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के थे। मतलब यहां पे कुछ नए नए टर्म्स आएंगे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज होने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे पहला टर्म है क्या। पहला टर्म क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है। जब भी आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करोगे, अगर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है तो इनिशियली आपको क्या देना पड़ेगा, एंट्रेंस फीस। उसी को एडमिशन फीस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो पहले एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस का मतलब समझो, फिर देखते हैं कि ये एवरी ईयर पे करना पड़ेगा, मतलब या ये रेगुलर नेचर का होगा या नॉन रेगुलर नेचर होगा। देखते हैं, पहले एंट्रेंस फीस का मतलब तो समझो क्या लिखा है। फीस रिसीव्ड फ्रॉम दी न्यू मेंबर्स एट द टाइम ऑफ देयर एंट्री इनटू द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर कॉल्ड एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। अब अर्चित बता, एक मेंबर अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार एंट्रेंस फीस पे करेगा या उसको रेगुलरली पे करना पड़ेगा? एक ही बार पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको यह समझना है कि ये एंट्रेंस फीस रेगुलर इनकम होगा या नॉन रेगुलर होगा। नॉर्मली हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड होता है। लेकिन इस चैप्टर में आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करना है, मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो बन जाएगा रेगुलर इनकम। रेगुलर है ना, क्योंकि कभी ना कभी हमेशा कोई ना कोई तो एडमिशन लेते ही रहेगा, तो उनको तो रेगुलरली मिलते जाएगा। लेकिन आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक मेंबर से पूरी लाइफ में एक ही बार ही मिलेगा, तो ये कौन सा इनकम बन गया, कैपिटल इनकम। ये क्लियर हो गया। अब समझो, देखते क्या लिखा है। सम पीपल आर्ग्यू दैट एंट्रेंस फीस आर, अब कुछ पीपल क्या बोलते हैं कि ये कौन सा इनकम है, क्योंकि एक मेंबर से पूरी लाइफ में एक ही बार ही मिलता है। हैज इट इज रिसीव ओनली वंस फ्रॉम ईच मेंबर, इट इज नॉन रिकरिंग इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एंड देयरफॉर इट शुड बी एडेड इन। कुछ मेंबर्स ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं वो देख लो। While other have pointed out that entrance fees are revenue income, कुछ लोग रेवेन्यू बोलते, क्यों, एक मेंबर से एक बार तो मिल रहा है लेकिन रेगुलर बेसिस पे मिल रहा है ना। हमेशा कोई दूसरा कोई ना कोई मेंबर एडमिशन ले रहा है तो हमेशा ये मिल रहा है। दो इट इज पेड ओनली वंस बाय ईच मेंबर, इट इज रिसीव्ड रेगुलरली बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एंड देयरफॉर इट शुड बी क्रेडिटेड टू। अब कुछ लोगों का ये था कि भैया आप उसको क्या ट्रीट करो, कैपिटल इनकम, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू इनकम। तो आप लोगों को कैसे ट्रीट करना है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। सम में जब भी एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस आया तो आपको एडजस्टमेंट में इंस्ट्रक्शन गिवन होगा। अगर एडजस्टमेंट में बोल दिया कि आपको रेवेन्यू इनकम ट्रीट करना है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में दिखा दो, इनकम में शो कर दो। अगर बोल दिया कैपिटल इनकम ट्रीट करना है तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो आपको क्या करना है, पढ़ते देखते। इंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो क्या करना है, पहले ये पढ़ लो। इट शुड बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट में इंस्ट्रक्शन गिवन होगा। अब अच्छे से पढ़ो क्या बोला है। इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट शुड अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस, देन in case of schools or colleges it should be treated as revenue income and credited to। कि अगर स्कूल्स और कॉलेज में कोई एडमिशन ले रहा है तो वो एवरी ईयर एडमिशन फीस पे कर रहा है, तो मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। तो मेंबर स्कूल्स और कॉलेज में एवरी ईयर एडमिशन फीस पे करेंगे तो वो स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए क्या बन जाएगा, रेवेन्यू इनकम। लेकिन अगर अदर देन स्कूल्स और कॉलेजेस है तो क्या लिखा है, एंड इन केस अदर देन स्कूल्स और कॉलेजेस इट शुड बी ट्रीटेड एज, फिर उसको कैपिटल इनकम ट्रीट करो और कैपिटल फंड में ऐड कर दो। तो एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस को कब रेवेन्यू इनकम, कब कैपिटल इनकम ट्रीट करना है, पहला प्रायोरिटी किसको देना है, इंस्ट्रक्शन। जो सम में दिया होगा, एडजस्टमेंट में दिया होगा, पहले उसको देखना है। नहीं दिया होगा तो फिर आपको देखना है आपने इन द बुक्स ऑफ में क्या लिखा है।
किसी स्कूल्स, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है तो उसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट करके इनकम में शो कर देना, और अगर अदर देन स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है तो कैपिटल इनकम ट्रीट करके कैपिटल फंड में ऐड कर देना। लेकिन यहां पे आपने एक अजम्पशन लिया है, तो जहां पे भी अकाउंट्स में अजम्पशन लेते हो तो क्या करना है, एक नोट चिपका देना है। करेंसी वाला नहीं भैया, लिख के नोट चिपकाना है। पता चला संयम ने अपना ही नोट चिपका दिया, ठीक है। तो अंडर अबव सर्कमस्टेंसेस इट इज एडवाइज्ड दैट ए फुट नोट शैल बी गिवन सपोर्ट ऑफ योर चॉइस। देखो नोट क्या लिखना है, ये नोट अच्छे से देख लो कि आपको क्या लगाना है। आपने क्या कंसीडर किया एंट्रेंस फीस को, कैपिटल इनकम। नोट लिख दो कि मैंने कैपिटल इनकम ट्रीट किया, इसीलिए मैंने कैपिटल फंड में ऐड किया है। अब अगर किसी को रेवेन्यू इनकम ट्रीट करना है, रेवेन्यू इनकम ट्रीट कर दो, लेकिन ये नोट लगा दो कि भैया मैंने रेवेन्यू इनकम ट्रीट किया है, इसीलिए मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में दिखाया है। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस में कोई डाउट है तो पूछ लो। पहले तो एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस क्या होता है, नया टर्म था। कब उसको रेवेन्यू इनकम ट्रीट करना और कब कैपिटल इनकम ट्रीट करना है वो भी क्लियर है। आपको कोई डाउट? चलो सेकेंड टर्म देख लेते हैं। अब सेकेंड टर्म क्या है भैया, ये तो एक खतरनाक टर्म है रे भैया, सब्सक्रिप्शन। लेकिन सिंपल क्या है, मेंबरशिप फीस। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के जब मेंबर बन जाओगे तो मेंबरशिप मेंटेन रखने के लिए आपको पीरियोडिकल क्या करना पड़ेगा, एक फीस पे करना पड़ेगा, उसी को मेंबरशिप फीस कहा जाता है। अब ये मेंबरशिप फीस एवरी मेंबर को वंस इन ए लाइफ पे करना पड़ेगा या रेगुलरली पे करना पड़ेगा? रेगुलरली। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा इनकम बन जाएगा, रेवेन्यू इनकम। और जो रेवेन्यू इनकम होता है वो कैपिटल फंड में ऐड होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में? एक्सपेंडिचर के इनकम में। तो पहले सब्सक्रिप्शन का मतलब देख लो। तब पीरियोडिकल पेमेंट्स, पीरियोडिकल पेमेंट्स का मतलब समझ गया, एक फिक्स इंटरवल के बाद जो फिक्स अमाउंट जाता है उसी को कहा जाता है पीरियोडिकल पेमेंट्स, ठीक है। मेड बाय द मेंबर ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न टू मेंटेन हीज। आपको अगर मेंबरशिप मेंटेन रखना है तो मेंबरशिप फीस देना ही पड़ेगा, वरना आपको मेंबरशिप से कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको मेंबरशिप फीस देना कंपलसरी है, आर कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में भी गिवन बाय द मेंबर एज मंथली, वो डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे डिसाइड किया है, मंथली देना है, क्वार्टरली देना है, हाफ ईयरली देना है या ईयरली देना है, वो उसके ऊपर है। एवरी मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे, कंपलसरी पे करना है। और सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए भैया, डोनेशन लिख के मत आ जाना। एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें एक सब्सक्रिप्शन भी ऑप्शन में रहेगा और डोनेशन भी ऑप्शन में रहेगा, तो याद रखना सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम, डोनेशन नहीं है। डोनेशन का पता नहीं होता है मिलेगा कि नहीं, लेकिन मेंबरशिप मिलेगा कंफर्म है, वरना उसका नाम कट कर दिया जाएगा रजिस्टर से। ये क्लियर हुआ? देखो और क्या लिखा है, ऑल सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन कहां पे गिवन होगा? अब ये सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा या ऑर्गेनाइजेशन मेंबर को पे करेगा? मिलेगा। तो मिलेगा मतलब पैसा अंदर आएगा, तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स के किस साइड में होगा, रिसीट साइड में होगा। ये भी समझ में आ गया। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ मेंबर ने मुझे इस साल का सब्सक्रिप्शन दिया, वो भी रिसीट साइड में होगा। किसी मेंबर ने मुझे नेक्स्ट ईयर का दे दिया तो रिसीट साइड में ही होगा ना। जब भी कैश इनफ्लो होगा वो रिसीट्स में ही होगा, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, कैश इनफ्लो रिसीट्स में ही होगा। तो जो सब्सक्रिप्शन मुझे इस ईयर का मिला वो भी रिसीट में होगा, जो नेक्स्ट ईयर का मिला वो भी रिसीट में होगा। लेकिन इसमें से मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा दिखाऊंगा, इस साल का ना, क्योंकि इस साल का ऑर्गेनाइजेशन ने कमाया है ना, वो दिखाएंगे। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल गया शेरिन, वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाएगा, और लायबिलिटीज में क्या लिखोगे, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन कभी पेमेंट साइड में नहीं होगा, हमेशा रिसीप्ट साइड में होगा। करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को इनकम में दिखाना और नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन को लायबिलिटीज में। चलो पढ़ते क्या लिखा है, ऑल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड ऑन दी ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। वो हमेशा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के रिसिप्ट साइड में ही रहेगा। अब इसमें से आपको करना क्या है,
आउट ऑफ सच सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू जो करंट ईयर का होगा वो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और जो नेक्स्ट ईयर का होगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में, वही लिखा है बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में। और ये सब्सक्रिप्शन को आपको क्या ट्रीट करना है, रेवेन्यू इनकम। एडमिशन फीस रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, डिपेंड है, लेकिन सब्सक्रिप्शन हमेशा क्या होगा, रेवेन्यू इनकम ही होगा। बस याद रखना कि रेवेन्यू कैपिटल बोलते समय मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें कैपिटल रेवेन्यू ही हो जाएगी। चाहे आप एडमिशन फीस लो, चाहे सब्सक्रिप्शन लो, चाहे लाइफ मेंबरशिप फीस लो या लेगेसी लो, सारी चीजें क्या हो जाएगी, रेगुलर। सेकेंड टर्म समझ में आया, थर्ड टर्म देखते हैं। अब थर्ड टर्म क्या है, मतलब यहां पे मेंबर्स ने लाइफ का पूरा एक साथ ही पेमेंट कर दिया, मतलब एक मेंबर अपनी पूरी लाइफ में एक बार ही पे करेगा, तो ये फर्म के लिए इनकम तो है, लेकिन रेगुलर इनकम है कि कैपिटल इनकम है, एक ही बार मिलेगा तो कैपिटल इनकम है, तो कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या कैपिटल फंड में ऐड होगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। बाकी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, पहले तो इंस्ट्रक्शन देखना है उन्होंने क्या बोला है वैसे ट्रीट करना है। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको कैपिटल फंड में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। देखते क्या लिखा है लाइफ मेंबरशिप की फीस के बारे में। फीस रिसीव बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न फ्रॉम द पर्सन हु वांट टू बिकम ए, कुछ मेंबर्स होते हैं जो लाइफ मेंबर बनना चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने एक साथ फीस पे कर दिया, उसी को लाइफ मेंबरशिप फीस कहा जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा देख लो, इट इज पेड बाय द मेंबर्स once in a lifetime, so it is non-recurring income of such concern and therefore it is treated as capital income। ट्रीट करना है और उसे कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। ये समझ में आ गया, लेकिन पहले इंस्ट्रक्शन देखना है। इसलिए यहां पे लिखा है however instead of taking full amount of life membership fees to capital fund, सब concern prefer to take some part। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस का कुछ पार्ट कैपिटल फंड में ऐड करते हैं और कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे कि मान लो आपको ₹1,00,000 लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है, किधर दिया होगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के रिसिप्ट में। इंस्ट्रक्शन में बोला गया है 60% कैपिटलाइज, मतलब आपको सिर्फ उस 1,00,000 का 60,000 कैपिटल फंड में ऐड करना है, बाकी 40,000 आपको इनकम में शो करना है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया होगा तो डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर देना। तो यहां पे वही लिखा है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ट्रीटेड रेवेन्यू इनकम विच इज शोन एज इनकम में दिखा दो, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कैपिटल फंड में ऐड कर दो। इट डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रॉब्लम। लेकिन आपको क्या करना है, इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन द होल अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम एंड एडेड इन कैपिटल फंड। तो हमेशा पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लो, इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो अपने अजम्पशन लगा दो। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हो गया, पहले एडमिशन फीस एंट्रेंस फीस हो गया, सेकेंड मेंबरशिप फीस हो गया, मतलब सब्सक्रिप्शन हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया। नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है, लेगेसी। अब ये होता क्या है भैया, मेंबर्स या आउटसाइडर जो अपना विल बना के जाते हैं, वसीयतनामा बना के जाते हैं, जिस विल में उन्होंने लिखा है कि मेरे डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट या पूरी प्रॉपर्टी किसी ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, लेगेसी। इनकम तो हुआ। अब देखते हैं कि रेवेन्यू इनकम है कि कैपिटल इनकम है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर चीज क्या है, रेवेन्यू। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लेगेसी मिलते ही रहेगा ना, तो वो तो रेवेन्यू है। लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक मेंबर से पूरी लाइफ में एक बार ही मिलेगा, तो ये कौन सा इनकम बन गया, और कैपिटल इनकम हो गया। तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है या कैपिटल फंड में ऐड, तो सिंपल है कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। ठीक है, देखते हैं पहले लेगेसी का क्या मतलब लिखा है। एनी एसेट मतलब कोई भी चीज, कुछ भी प्रॉपर्टी, कुछ भी पैसा अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है एज पर प्रोविजन मेड इन द विल, वसीयतनामा में, उसी को क्या बोला जाता है, लेगेसी। और लेगेसी को कैपिटल इनकम ट्रीट करना है और कैपिटल फंड में ऐड कर देना। देखते क्या है,
इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम एंड एडेड इन कैपिटल फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन में कुछ बोला है तो उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन में कुछ बोला है तो रीड कर लो, वही सारी चीजें लिखी है जो आपने लाइफ मेंबरशिप फीस में पढ़ा था, वही सेम लिखा है। तो इंस्ट्रक्शन में अगर कभी बोल दिया गया कि पूरा रेवेन्यू इनकम ट्रीट करो, तो पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, पूरा कैपिटलाइज करो पूरा कैपिटल फंड में, एक पोर्शन रेवेन्यू इनकम एक पोर्शन कैपिटल इनकम, तो स्प्लिट करके दिखा देंगे। और अगर कुछ भी नहीं बोला है तो फिर कैपिटल इनकम ट्रीट करके कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। ये टर्म भी समझ में आया। चारिन कितने टर्म हो गए देवी? 4। कौन से? पहले मैंने एंटर किया, ऐसे ही ऑर्डर में करना है। एंटर किया, मैं क्या बन गया? वहां का मेंबर बन गया। अब मेंबरशिप मेंटेन रखना है, फीस ऑप्शनल है मेरे पास, या तो मैं मंथली बेसिस पे करूं या तो लाइफ पे कर दूं। ये भी हो गया, 3 हो गया। फिर एक क्या बचा? लेगेसी। एज पर विल, मेरी मर्जी है, वसीयतनामा बना दूंगा उसके अकॉर्डिंगली। ये 4 टर्म हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है? डोनेशन। ये भी तो इनकम ही है ना भैया, ये भी तो इनकम है। तो डोनेशन होता क्या है पहले वो देख लो। गिफ्ट गिवन आइदर बाय मेंबर्स और, भाई डोनेशन जरूरी थोड़ी है मेंबर से ही मिलेगा यार। मेंबर तो मेंबरशिप फीस दे ही रहे ना, तो आउटसाइडर से मिल जाएगा डोनेशन, ठीक है ना। अब यहां पे लिखा है टाइप्स ऑफ डोनेशन। अब डोनेशन कितने टाइप के होते हैं अर्चित? 2। कौन से 2? रेगुलर नॉन रेगुलर नहीं ना बाबू, नहीं नहीं नहीं, उसी को बोलना है। जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक। बाबू क्या डिफरेंस होता है? क्यों उसे कहा गया जनरल? मतलब जनरल डोनेशन में जब मुझे वो डोनेशन दे रहा है तो कोई कंडीशन नहीं लगा रहा है, वो मुझे कोई पर्पस नहीं बता रहा है कि इसका यूटिलाइजेशन कहां पे करना है। तो अगर विदाउट एनी कंडीशन वो पे कर रहा है तो जनरल डोनेशन, लेकिन अगर मुझे वो पर्पस स्पेसिफाई कर रहा है तो स्पेसिफिक डोनेशन। पहले जनरल और स्पेसिफिक का डिफरेंस समझ गया, फिर देखेंगे उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। पहले ये देख लो जनरल डोनेशन क्या होता है। डोनेशन आर समटाइम गिवन विदाउट, कोई कंडीशन नहीं है उसका यूटिलाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन जैसे चाहे उसकी मर्जी, वो कैसे यूज करना है उसको यूज कर सकता है। हेंस सच डोनेशन आर कॉल्ड। और जनरल डोनेशन एक मेंबर या एक आउटसाइडर एक ही बार पे करेगा क्या? नहीं ना भैया, उसकी मर्जी, वो कितनी बार भी पे कर सकता है। तो मेंबर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा इनकम है? ये रेवेन्यू इनकम है, तो किधर जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इट शुड बी ट्रीटेड एज एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये डोनेशन समझ में आ गया। अब देखते हैं कि स्पेसिफिक डोनेशन का क्या मतलब है। डोनेशन आर समटाइम गिवन फॉर, मतलब डोनेशन देते समय बताते हैं कि भैया ये पैसे को यहीं पे खर्च करना, तो ये हो गया स्पेसिफिक डोनेशन। मतलब एक मेंबर से तो एक बार ही मिलेगा, ये हुआ कैपिटल, क्योंकि वंस एक मेंबर से एक ही बार मिलेगा तो कैपिटल। अब ये कैपिटल इनकम होगा कि कैपिटल रिसीट होगा? फर्क बताया था। अगर वो पैसा ऑर्गेनाइजेशन का हो जाता है तो इनकम, लेकिन अगर आपको वो पैसा कहीं खर्च करना है तो रिसीट, क्योंकि उस रिसीट का आगे चलकर पेमेंट होगा। जिसका पेमेंट नहीं होता है वो इनकम होता है, यही फर्क है। अगर मुझे कहीं से पैसा मिल रहा है और वो पैसे मेरे हो गए तो वो इनकम। आपसे जो फीस मिलेगी उसको मैं इनकम ही बोलूंगा ना। अब उसको कैसे खर्च करना है मेरी मर्जी, लेकिन आप फीस देते समय कहीं पे मुझे ये बताते हो कि ये पैसे को यहीं पे खर्च करना है, तो अब मेरी इनकम कैसे हुई भैया? मैं तो बीच में खड़ा हूं कि इस हाथ से लेना है और इस हाथ से खर्च कर देना है। ये समझ में आ गया ना? तो वो मेरा किस बात का इनकम? तो ये क्या बन जाएगा? कैपिटल रिसीट। और कैपिटल फंड में सिर्फ कैपिटल इनकम ऐड होता है, कैपिटल रिसीट नहीं। तो अगर मुझे किसी से कोई डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला तो मैं उस डोनेशन को उसी फंड में क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, कैपिटल फंड में ऐड नहीं होगा। तो अगर कैपिटल इनकम हुआ तो कैपिटल फंड में ऐड होगा, लेकिन कैपिटल रिसीट हुआ तो वो स्पेसिफिक फंड में ऐड होगा।
जैसे आपको पहले से दिया रहेगा बिल्डिंग फंड, सम में आपको पहले से क्या गिवन होगा, बिल्डिंग फंड, और फिर रिसीट्स एंड पेमेंट के रिसीट्स में लिखा रहेगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो ऑलरेडी जो बिल्डिंग फंड था उसमें ये डोनेशन क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। देखते हैं, इट शुड बी ट्रीटेड एज, हाँ भैया ये याद नहीं रखना, कैपिटल इनकम नहीं है, और लॉजिक भी समझ में आया क्यों कैपिटल रिसीट कहा जाता है, क्लियर। एंड इट इज एडेड एज कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफिक फंड, उसी स्पेसिफिक फंड में ऐड कर दोगे। और ये स्पेसिफिक फंड कहां पे लिखना है, लाइबिलिटीज पे। कोई भी फंड कहां पे लिखा जाता है, लाइबिलिटीज पे, तो लाइबिलिटीज में लिख दोगे। एक्सपेंसेस स्पेंड ऑन एक्वायरिंग सच डोनेशन, अब इस डोनेशन को पाने के लिए अगर आपने कोई एडवर्टाइजिंग, कोई मार्केटिंग की होगी तो इसी फंड में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपने कोई फंड बनाया, उस फंड से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इनकम होगा तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, कहां पे जाएगा, उस फंड में ऐड हो जाएगा। और उस फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हो गया तो उस फंड में से लेस हो जाएगा। सर कभी ऐसा हुआ, सोच के देखो, आपके फंड में लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपको उस फंड से रिलेटेड 10,000 की इनकम हुई, अब वो इनकम कहां पे जाएगा, हाँ, आपने एक फंड बनाया ना, बिल्डिंग फंड बनाया, ठीक है ना, आपने कोई भी प्राइस फंड बना दिया, मान लो आपने एक प्राइस फंड बना दिया जिसमें लाख रुपए पड़े, अब उस आपने प्राइस फंड को इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हो गया प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। अब उस इन्वेस्टमेंट से आपको 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, ऐड हो जाएगा ना। अब फंड कितना बन गया, फंड में कितने पैसे बन गए, 1,10,000 बन गया। अब मान लो कि आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया 50,000 का, तो ये 50,000 का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर में दिखाओगे क्या फंड में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1,10,000 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कितना बचा, 60 फंड में है। अब आपने नेक्स्ट ईयर फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया 70,000 का, 70,000 का, हाँ 60,000 फंड में से जाएगा, पहले फंड को जीरो करोगे, फंड जीरो होने के बाद 10,000 और बचाना, उसको किधर शो किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर में। मतलब जब फंड आपका पूरा खत्म हो जाएगा और उसके एक्सेस जो खर्चा होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। अब समझ में आया कि अगर फंड जीरो हो गया तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा कहां से दिखाना है, एक्सपेंडिचर में। कोई डाउट है तो पूछ लो। अब अगर सब में डोनेशन तो दिया है, जनरल लिखा है तो अच्छी बात, स्पेसिफिक लिखा है तो अच्छी बात, लेकिन अगर शेयरिंग कुछ नहीं लिखा है तो फिर जनरल डोनेशन ट्रीट करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम में दिखा देना। अच्छे से पढ़ लो। इफ नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द प्रॉब्लम, देन वेदर डोनेशन इज जनरल और स्पेसिफिक, देन कंसीडर इट एज एंड क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये भी समझ गया, डोनेशन क्लियर हो गया, जनरल स्पेसिफिक, फंड वाला कॉन्सेप्ट समझ गया, ठीक है। और वो फंड वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, वो पूरे अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है, और प्रोविडेंट फंड में भी कर लिया था। इन लाइफ इन फ्यूचर जब भी फंड का कॉन्सेप्ट आया तो सिंपली यार ना, फंड को कहां पे दिखाना, लायबिलिटी में, उस फंड के इन्वेस्टमेंट को एसेट में, उस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होगा उसी फंड में ऐड हो जाएगा, उस फंड से रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा उसी फंड में से सब्ट्रैक्ट होगा। और कभी ऐसा हो गया कि आपका एक्सपेंस फंड से ज्यादा हो गया तो पहले फंड को जीरो करना और फिर जो डिफरेंस बचेगा वो एक्सपेंस में दिखा देना। ऐसा बुक में नहीं है, लेकिन कभी आ गया तो कर सकते हो ना, पहले फंड को जीरो करके खत्म कर देना, फिर जो एक्सेस खर्चा होगा वो दिखाना एक्सपेंडिचर में। क्लियर। नेक्स्ट टर्म क्या है, कुछ नया नहीं है, जो कैपिटल था वही कैपिटल फंड है। तो जैसे आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते थे, एसेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट करके आपको कैपिटल मिलता था, वैसे ही सेम यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल फंड। और ये कैपिटल फंड क्रिएट कैसे होगा, इनिशियली तो जीरो ही रहेगा ना,
भाई इनिशियली तो कैपिटल फंड जीरो रहेगा फर्स्ट ईयर में, फिर जैसे जैसे मेंबर से लाइफ मेंबरशिप फीस मिलेगा वो बढ़ते जाएगा, लेगेसी मिलेगा ये बढ़ते जाएगा, सरप्लस होगा ये बढ़ते जाएगा। ये समझ में आ गया? और अगर कोई डोनेशन आपको दिया है और एडजस्टमेंट में बोला गया कि डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो वो भी कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। चलो पहले देखते हैं कैपिटल फंड होता क्या है भैया। इट इज नथिंग बट द ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। कैसे ढूंढते हैं? एक्सेस ऑफ टोटल एसेट में से आप लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? और कैपिटल कहां पे शो करेंगे? कैपिटल फंड को लायबिलिटीज में। अब ये क्रिएट होता कैसे भैया? इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल इनकम से। कैपिटल रिसीट से कैपिटल फंड क्रिएट नहीं होता है, कैपिटल इनकम एक चीज, एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ फंड्स। मतलब जब भी आपको कुछ कैपिटलाइज करने बोल दिया, उस चीज को डायरेक्टली कैपिटल फंड में क्या कर देना? ऐड। और कैसे क्रिएट होता है? इनकम से। कौन सी इनकम? जैसे कि डोनेशन मिल गया, एंट्रेंस फीस, लेगेसी, लाइफ मेंबरशिप फीस एक्सेट्रा। डोनेशन कब कैपिटल फंड में ऐड होगा वो समझ गया? एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए कि डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तभी ही कैपिटल फंड में ऐड करना है, अदरवाइज नहीं। आगे, द सरप्लस शोन बाय द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस मिलेगा वो कैपिटल फंड में क्या होगा? ऐड होगा, और जो डेफिसिट मिलेगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब कैपिटल फंड से एक ही चीज सब्ट्रैक्ट होगा, क्या बाबू? फंड में से एक ही चीज सब्ट्रैक्ट होगा। कैपिटल फंड में से एक ही चीज सब्ट्रैक्ट होगा। ढूंढ रहा हूं, फटाफट ढूंढ रहा, कहीं तो होगा, सर ने पढ़ाया, मतलब इसी स्लाइड में रहेगा। कैपिटल फंड में से एक ही चीज सब्ट्रैक्ट होगा, डेफिसिट। कोई स्पेसिफिक फंड है तो उसमें से एक ही चीज सब्ट्रैक्ट होगा, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस। जैसे कि प्राइस फंड है तो उसमें सिर्फ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन ही सब्ट्रैक्ट होगा। प्राइस फंड में से क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है? प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा कुछ नहीं। उसी तरह कैपिटल फंड में से एक ही चीज सब्ट्रैक्ट होगा, डेफिसिट। ये कैपिटल फंड था। देखते हैं और क्या है फिर। स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया हुआ फंड। बिल्डिंग के लिए बना दिया तो बिल्डिंग फंड हो गया, प्राइस के लिए बना दिया तो प्राइस फंड होगा, स्विमिंग पूल के लिए बना दिया तो स्विमिंग पूल फंड हो गया। तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया फंड को ही कहा जाता है स्पेसिफिक फंड। द फंड विच इज क्रिएटेड फॉर इज कॉल्ड स्पेसिफिक फंड। जैसे कि कुछ भी हो सकता है, फंड क्रिएटेड फॉर बिल्डिंग के लिए, फिर ये सोसाइटी में होता है, स्विमिंग पूल के लिए बना दिया, ठीक है ना। स्पेसिफिक फंड, अब स्पेसिफिक हो या कैपिटल फंड हो, कोई भी फंड को कहां पे शो करना है? अब इस फंड से रिलेटेड कोई इनकम हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, इसी फंड में ऐड हो जाएगा। इस फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, इसी फंड में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर कभी आपका एक्सपेंस फंड से एक्सेस हो गया तो पहले फंड को जीरो करना, उसके बाद जो डिफरेंस अमाउंट बचेगा वो एक्सपेंडिचर में दिखाना। ये समझ गया? ठीक है। डिडक्टेड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक फंड। कोई डाउट है तो पूछ लो। देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या है। अब एंडोमेंट फंड और स्पेसिफिक, ये भी तो एक तरह का स्पेसिफिक फंड ही है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। अब स्पेसिफिक फंड में क्या था कि आप वो पूरा पैसे को वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आपने प्राइस फंड बना दिया, अब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी पैसे लगेंगे वो आप प्राइस फंड से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए एंडोमेंट फंड बना दिया तो अब आप उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो, उसके सिर्फ इनकम को यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब ये आपको रेगुलरली इनकम देगा। अब मतलब आपने प्राइस फंड के नाम पे एक एंडोमेंट फंड बना दिया तो अब आपने जितना पैसा रखा है वो पैसा कभी टच नहीं होगा, उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा आप उसी को यूज कर सकते हो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बस।
फर्क समझ में आ गया? स्पेसिफिक फंड में फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है, यहां पे आप सिर्फ उसके इनकम को ही यूटिलाइज कर सकते हो, वो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही। मतलब ये आपके लिए रेगुलर सोर्स हो गया, एक ट्री की तरह काम करेगा। आपने एक ट्री लगा दिया, अब ट्री जिंदगी भर वहीं पे होगा, आप ट्री के साथ कुछ नहीं कर सकते हो, आपको जिंदगी भर वो ट्री क्या देगा? फ्रूट्स, बस फ्रूट्स खाओ। ये समझ गया? आप ट्री को नहीं काट सकते हो, है ना, ट्री को टच नहीं कर सकते हो। द फंड विच इज क्रिएटेड फ्रॉम, हो सकता है लेगेसी से किया है, गिफ्ट से किया है, और इनकम विच इज यूज फॉर, अब सिंपल समझना, यहां पे आप किसको यूज कर सकते हो? सिर्फ उस फंड के इनकम को यूज कर सकते हो, और किस लिए? स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ये फंड है तो स्पेसिफिक हो गया। एंडोमेंट फंड इज ए डोनेशन विथ ए कंडीशन बाय दी, कभी कभी डोनर डोनेट करते समय स्पेसिफाई कर देता कि मेरा पैसा भैया एंडोमेंट फंड में ही रखना, ठीक है ना। ओनली द इनकम अर्न, मतलब इससे जो इनकम होगा, इन्वेस्टमेंट करके जो इनकम होगा, बस मैं उसको यूज कर पाऊंगा स्पेसिफिक पर्पस के लिए। लेकिन मेरा जो ओरिजिनल डोनेटेड अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा? इंटैक्ट, मतलब अनटच्ड, वो टच नहीं होगा भैया। तो ये मेरा रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड, फंड्स विच प्रोवाइड परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कोई फंड अगर मुझे परमानेंट इनकम दे रहा है तो ऐसे फंड को क्या बोला जाएगा? एंडोमेंट फंड। तो भाई स्पेसिफिक फंड तो परमानेंट नहीं है ना, स्पेसिफिक फंड तो एक स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाया है ना, उसके बाद तो वो खत्म ना। ये समझ में आ गया? लेकिन ये तो जिंदगी भर रहेगा। तो कोई ऐसा फंड जो मुझे लाइफ टाइम तक इनकम जनरेट करके दे रहा है, तो ऐसे फंड को क्या बोला जाता है? एंडोमेंट फंड इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड। द अमाउंट ऑफ सच फंड इज इन्वेस्टेड, ये फंड आपको कहां पे इन्वेस्ट करना है? आपकी मर्जी, आप गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर दो, आपकी मर्जी। टू क्रिएट ए रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, द इनकम और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ एंडोमेंट फंड इज यूज फॉर पर्पस। अब ये एंडोमेंट फंड मिल रहा है ना पैसा, तो रिसीट्स एंड पेमेंट के किस साइड में होगा? पैसा मिल रहा है, रिसीट में होगा, इसको उठा के कहां पे लिख देना है? लायबिलिटीज में। ऑलरेडी अगर वो फंड है तो उसमें ऐड कर देना है, नहीं है तो डायरेक्टली लायबिलिटीज में लिख देना है, डोनेशन फॉर एंडोमेंट फंड। देखते हैं, इट अपीयर्स ऑन द रिसीप्ट साइड ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज शोन सेपरेटली ऑन दी of the balance sheet. The amount of income or interest received from the investment of endowment fund is not credited to income and expenditure में नहीं जाएगा, इसी फंड में क्या हो जाएगा? ऐड। और अगर कुछ एक्सपेंस हुआ तो लेस हो जाएगा। इसी को समराइज कर देते हैं। अब ये आप लोगों ने कल अच्छे से लिखा होगा, इनकम और रिसीट का डिफरेंस समझ में आ गया। जो पैसे आपके हो गए वो इनकम, लेकिन अगर कोई पैसा आपको मिला है लेकिन आपको खर्च करना है तो वो क्या हो जाएगा? वो समझ में आ गया? रुक जाओ।